हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मारवाड़ के जो प्रारंभिक शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम राव गांगा और राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राव गांगा 1515 से लेकर 1532 तक इनका शासनकाल रहा और इनके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो सेवकी के युद्ध में इन्होंने नागौर के शासक दौलत खां को परास्त किया। तो ये बात हमें याद रखनी है। नागौर के शासक थे दौलत खां और इनको परास्त किया था राव गांगा ने सेवकी के युद्ध में। अब इसके अलावा खानवा के युद्ध के बारे में हमने जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय पढ़ा था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 में। तो उस युद्ध में सांगा की सहायता के लिए राव गांगा ने अपने पुत्र राव मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ राणा सांगा की सहायता करने के लिए भेजा था। ये पाती पेरवन के तहत भेजा था और इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। अब राव गांगा की मृत्यु कैसे हुई तो उसके बारे में जानते हैं। तो राव मालदेव ने राव गांगा की हत्या की थी और इसीलिए राव मालदेव को राठौड़ों का पितृहंता कहा जाता है। राठौड़ों के पितृहंता कहे जाते हैं मालदेव। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। कई इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार से बताई जाती है कि एक बार राव गांगा जो हैं वो अफीम के नशे में मेहरानगढ़ दुर्ग पर बैठे थे और वो खिड़की के पास बैठे थे। तो उस समय राव मालदेव आकर उनको धक्का दे देते हैं और इस प्रकार से राव गांगा की मृत्यु हो जाती है। तो ये बताया जाता है राव गांगा की मृत्यु के बारे में। राव मालदेव को राठौड़ों का पितृहंता कहा जाता है और इस बात का हमें ध्यान रखना है। राव गांगा के बाद उनके पुत्र राव मालदेव शासक बनते हैं और मारवाड़ के इतिहास में सबसे महान शासक हुए हैं राव मालदेव। और इनके समय में मारवाड़ राज्य की जो सीमाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। इससे पूर्व इतने बड़े इलाके पर मारवाड़ का अधिकार कभी नहीं हुआ था। राव मालदेव और इनका शासनकाल रहा 1532 से 1562 तक और इनका राज्याभिषेक होता है सोजत दुर्ग में। अब सोजत दुर्ग में क्यों होता है इनका राज्याभिषेक? हमें पता है कि भाई राव गांगा की हत्या की थी राव मालदेव ने, अपने ही पिता की हत्या की थी सत्ता प्राप्ति के लिए। तो अब ये जो हैं अपना राज्याभिषेक सोजत दुर्ग में करवाते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि मारवाड़ की जो प्रजा है वो इन्हें अब एकदम से स्वीकार नहीं करेगी। तो कुछ समय के लिए इन्हें सोजत दुर्ग में रहना पड़ा और उसके बाद ये मारवाड़ आते हैं और वहां पर काफी लंबे समय तक शासन करते हैं। उपाधियां तो हशमत वाला शासक और 52 युद्धों का विजेता, ये उपाधियां दी गई थी राव मालदेव को। और 52 युद्धों का विजेता ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास में इतने युद्ध किसी शासक ने नहीं जीते हैं। यदि मानसिंह को हटा दें, जयपुर के शासक हुए हैं मानसिंह, यदि उनको हटा दें तो इतने युद्ध किसी भी राजस्थान के किसी भी शासक ने इतने युद्ध नहीं जीते हैं। मानसिंह ने जो युद्ध जीते थे उनको हम नहीं गिन सकते क्योंकि वो उन्होंने अकबर के अधीन रहते हुए जीते थे। तो अब राव मालदेव के विजय अभियान को समझते हैं। सबसे पहले राव मालदेव ने जो मारवाड़ के आसपास के इलाके थे उनको जीता था। जैसे वीरमदेव ये अजमेर के शासक थे, अजमेर और मेड़ता इनके अधीन था। तो सबसे पहले इनको हराया था दौलत खां नागौर के। और ये हमें बात पता है कि सेवकी के युद्ध में भी राव गांगा ने इसको हराया था। ये नागौर के शासक थे। और वीर सिंह सिंघल भाद्राजून के, इनको अपने अधीन किया था मालदेव ने। और सिवाना के शासक थे डूंगर सिंह, इनको भी पराजित किया था और सिवाना को भी मारवाड़ के अंतर्गत शामिल किया था।
जालोर के सिकंदर खां को पराजित करके जालोर को भी अपने अधीन किया था और पोखरण को जीतकर लूणकरण को हराया था और पोखरण को भी मारवाड़ की सीमा के अंतर्गत शामिल किया था। तो ये कुछ छोटे छोटे इलाके थे जो मारवाड़ की सीमा के पास थे। इनको सबसे पहले राव मालदेव ने जीता था और मारवाड़ की सीमा का विस्तार किया था। अब अपने आसपास के छोटे छोटे इलाकों को जीतने के बाद राव मालदेव जो हैं वो बीकानेर पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि उस समय बीकानेर का जो राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था और विस्तृत था और वहाँ पर उस समय बीकानेर के शासक होते हैं राव जैत सिंह। और इस बात का हमें पता है कि राव जैत सिंह और राव मालदेव के जो पूर्वज थे वो एक ही थे, मतलब दोनों के पूर्वज एक ही थे। तो ये आपस में एक प्रकार से भाइयों की तरह थे, लेकिन फिर भी राव मालदेव जो हैं वो साम्राज्य विस्तार के लालच में आकर राव जैत सिंह पर आक्रमण करते हैं और इस युद्ध में मालदेव को विजय प्राप्त होती है। अब युद्ध के समय राव जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है और राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल जो हैं ये कल्याणमल जो हैं शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। अब हम गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में जानते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था और गिरी और सुमेल दो जगह हैं, तो इस वजह से इसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। राव मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था। मालदेव ने अपना शिविर गिरी नामक स्थान पर लगाया था और शेरशाह ने अपना शिविर जो है वो सुमेल स्थान पर लगवाया था। इसी वजह से इसे गिरी सुमेल या सुमेल गिरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये 1544 में हुआ था। इस बात का हमें ध्यान रखना है। शेरशाह को जब जोधपुर की विशाल सेना और जैता और कुंपा जैसे योग्य सेनापतियों के बारे में पता चलता है तो ये छल कपट का प्रयोग करता है। और मालदेव की सेना में एक सेनापति होता है वीरमदेव, और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये अजमेर का प्रशासक होता है और ये वीरमदेव जो है जैता और कुंपा के साथ छल कपट करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैता से इसने कंबल खरीदी थी और कुंपा से इसने एक तलवार खरीदी थी और इसके बदले इनको 20-20 हज़ार रुपये दिए थे। और ये रुपए जो हैं जैता और कुंपा अपने शिविर में रखते हैं। और वीरमदेव जो हैं वो मालदेव से जाकर कहता है कि जैता और कुंपा जो हैं वो शेरशाह सूरी से मिल गए हैं और इन्होंने रिश्वत भी ली है, ये आप जाकर देख सकते हैं। जब मालदेव जैता और कुंपा के शिविर में जाता है और वहाँ पर 20-20 हज़ार रुपये देखता है तो उसे ये संदेह हो जाता है कि जैता और कुंपा जो हैं वो अब शेरशाह सूरी के साथ मिल गए हैं और इसी वजह से मालदेव जो हैं वो युद्ध से पहले ही युद्ध का मैदान छोड़कर सिवाना चले जाते हैं। अब इसके बाद जैता और कुंपा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बड़ी वीरता के साथ इस युद्ध को लड़ते हैं और शेरशाह सूरी के पास बहुत विशाल सेना होते हुए भी ये बड़ी मुश्किल से जीत पाता है। और इसी वजह से ये उस समय एक फेमस कथन कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि यहाँ पर उसे इतनी मुश्किल से ये युद्ध को जीत पाया जबकि इसे मिलना कुछ था नहीं। एक प्रकार से यदि शेरशाह सूरी इस युद्ध में हार जाता तो हो सकता है कि दिल्ली पर जो है वो मालदेव का अधिकार हो जाता। अब यहाँ पर जैता और कुंपा जो हैं वो वीरता के साथ लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब रूठी रानी की क्या कहानी है इसके बारे में जानते हैं। तो उमादे नाम की रानी थी राव मालदेव की और जैसलमेर के शासक लूणकरण की ये पुत्री थी। और ऐसा कहा जाता है कि विवाह के दिन ही ये राव मालदेव से रूठकर अजमेर चली गई थी तारागढ़ दुर्ग में और अपना पूरा जीवन वहीं पे बिताया था, तो इसीलिए इन्हें रूठी रानी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार राव मालदेव ने ईसरदा बहारट को रूठी रानी को मनाने के लिए भेजा था, लेकिन अन्य रानियों के कहने पर
उमा दे जो हैं वो नहीं आती हैं और रूठी रहती हैं। अन्य रानियां ये कहती हैं कि भाई तुम अपने सम्मान के लिए इतने वर्षों तक रूठी रही और यदि अब तुम चली जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं रहेगा। जब राव मालदेव की मृत्यु होती है तो उमा दे उनकी पगड़ी के साथ सती होती हैं और इस प्रकार से रूठी रानी जो हैं वो जीवन भर राव मालदेव से रूठी रही, लेकिन कभी मारवाड़ नहीं आई। तो चलिए, आज हमने राव गांगा और राव मालदेव के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अब हम अगले लेक्चर में राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।